हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 2 शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का। और इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट सेल्स के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, यूनिट सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, है ना। और एक एक यूनिट सेल को समझने के लिए एक क्यूब को समझना इंपॉर्टेंट होता है, तो एक क्यूब को भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में बातचीत की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बातचीत की थी। मैं आपको याद दिला रहा था लेक्चर 1 के बारे में। नाउ लेक्चर 2। लेक्चर 2 में क्या, जब भी एटम्स एक एक निश्चित पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निश्चित पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, एक 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 सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं ऐसे, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस सीक्वेंस में अरेंज्ड एटम को, ठीक है, एटम को लैटिस कहते हैं, है ना। इसको आप क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। ठीक है, लैटिस कहा जाता है। और जहां पे जिन पॉइंट्स पर एटम, देखिए ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, ध्यान दीजिएगा। द 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या? लैटिस कहते हैं। ठीक है, और एक एटम जहां पर लैटिस में रखा रहता है, उस पॉइंट को हम लोग, है ना, लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो 3 डायमेंशनल एटम के नेटवर्क को हम लोग लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस भी, कभी कभी लोग इसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, है ना। और जहां पे एटम्स रखे जाते हैं उनको लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो एक बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इससे पहले कि हम लोग सॉलिड स्टेट की शुरुआत करें, देखिए लैटिस एक इमारत है और इसकी छोटी छोटी ईंटें होती है। जैसे जैसे इसका जो सबसे छोटा भाग, आप देख देख लीजिए, ये एक सबसे छोटा भाग है, ये जिसको आप बार बार रिपीट करें, मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूं, ठीक है। ये वो सबसे छोटा भाग है जिसको आप बार बार रिपीट करें तो पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाए। इस सबसे छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल कहा जाता है इसको, यूनिट सेल कहते हैं। अब इससे पहले कि आप इमारत की स्टडी करें, उससे पहले ईंट की स्टडी की जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है। यूनिट सेल की स्टडी करने का मतलब है, पहले आप 3 डायमेंशनल लैटिस या 3 डायमेंशनल नेटवर्क के बारे में बाद में पढ़ते हैं। पहले आप किसके बारे में हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे? यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल के को पढ़ने की तैयारी करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी। तो कन्वेंशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड एंगल्स, ठीक है, इसको समझिए। क्या, अगर कोई यूनिट सेल है, ठीक है, अगर कोई यूनिट सेल है, तो एक कन्वेंशन यूज किया जाता है पूरी केमिस्ट्री में, पूरे विश्व में, है ना, इन लैटिसेस को स्टडी करने के लिए। क्या, किसी भी यूनिट सेल की जो लंबाई होती है उसे हम ए लिखते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल की जो लंबाई होती है उसे हम ए लिखते हैं। किसी भी यूनिट सेल की जो चौड़ाई होती है उसे बी लिखते हैं। और ऊंचाई जो होती है उसे हम सी लिखते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ए बी सी। अच्छा, एक काम करिए, ए बी और सी के नीचे लिखिए अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा लिख दिया। अब ए और बी के बीच का एंगल ना अल्फा होगा ना बीटा होगा, उसे क्या कहेंगे? गामा। यानी ये जो ए और बी के बीच का एंगल है इसे हम गामा कहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, या बी और सी के बीच के एंगल को ना हम बीटा और गामा कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्फा। यानी बी और सी के बीच के एंगल को हम लोग अल्फा कहेंगे। ऑन द सेम लाइन ए और सी के बीच के एंगल को ना हम अल्फा ना गामा कहेंगे, क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। यानी ए और सी के बीच के एंगल को हम लोग बीटा कहना शुरू करेंगे। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इन्हीं को कहते हैं, ये तीनों एक्सिस हो गए, इसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। और इसको क्रिस्टलोग्राफिक क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। इनके बीच में ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने दो बातें सीखी। हम लोगों ने सीखा अब तक कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, उसका यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, और क्या कन्वेंशन यूज किया जाता है। आइए अब इस यूनिट सेल की डिटेल्ड स्टडी शुरू करते हैं। आइए अब यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए यूनिट सेल के कई क्लासिफिकेशन होंगे, है ना। तो यूनिट सेल का ध्यान दें, यूनिट सेल के क्या क्लासिफिकेशन, एक डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन, ठीक है ना, है ना, डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन आप यूनिट सेल्स के क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डायमेंशन के आधार पर यूनिट सेल तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल और 3 डायमेंशनल यूनिट सेल।
ठीक है, तो एक तो डायमेंशन के आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन जो आप कर सकते हैं वो प्रिमिटिविटी के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रिमिटिविटी के आधार पे कर सकते हैं, यानी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। वन डायमेंशनल यूनिट सेल और टू डायमेंशनल यूनिट सेल तो ठीक ठाक है ना, दो दो तीन तीन है। वन डायमेंशनल यूनिट सेल एक ही तरह का होता है, टू डायमेंशनल यूनिट सेल जो है वो खुद चार तरह के होते हैं, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल भी है ना 6-7 तरह के होते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनके डिटेल में जाते हैं, ठीक है। और पहले मैं प्रिमिटिविटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए पहली चीज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिमिटिविटी सीखा जाए। बड़ा सिंपल है, देखिए प्रिमिटिव मतलब हिंदी मतलब होता है आदि, मतलब पुराना। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया वो कोई हर यूनिट सेल जिसके सिर्फ कोने पर ही एटम हो, ठीक है। एटम्स कहाँ हो, सिर्फ कोने पे हो, ठीक है ना। अगर एटम सिर्फ और सिर्फ कोने पे पाए जाए तो हम इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल को यहां पर हम सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल भी कहा जा सकता है, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल कह सकते हैं। ये प्रिमिटिव हो गया। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया, मतलब कॉर्नर के अलावा कहीं और भी एटम हो गया, ठीक है ना, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी एटम हो गया, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, जहां कोनों के अलावा भी एटम पाए जाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कोने पे एटम है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये क्यूब हो, मैं एक चीज बताऊं आपको, जरूरी नहीं कि ये क्यूब हो, है ना, ये ऑर्थोरोम्बस रोम्बिक भी हो सकता है, ये मोनोक्लिनिक भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब किसी क्रिस्टल के सिर्फ कोनों पे एटम होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं, या सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। कोनों के अलावा, कोने के अलावा अगर बॉडी के सेंटर पे भी लोग होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड कहेंगे, इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड, अच्छा मैंने क्यूबिक नहीं कहा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तब होता जब ये क्यूब होगा, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक तब होगा जब ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होगा। मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको। कोनों के अलावा अगर बॉडी के सेंटर पे लोग मिले तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा और इसका नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर। कोनों के अलावा लोग, कोने के अलावा अगर लोग, एक कोना है, इसके अलावा लोग अगर आपको फेस के सेंटर पे मिले, जान लीजिए ये छत है, छत के सेंटर पे, जमीन के सेंटर पे, उधर वाली दीवार के सेंटर पे, इधर वाली दीवार के सेंटर पे, पीछे वाली दीवार के सेंटर पे और सामने वाली दीवार के सेंटर पे, ठीक है। अगर ऐसे मिले तो हम ऐसे ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। और आखिरी यूनिट सेल जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, आखिरी यूनिट सेल जो हमें पढ़ना है यहाँ पे जो कि नॉन प्रिमिटिव होगा वो होगा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब कोनों पे भी लोग हों, कोने पे तो लोग होना जरूरी है, ठीक है, और किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस पे, चाहे छत पे हो तो जमीन पे हो जाए, या इस दीवार पे हो तो इस दीवार पे हो जाए, या पीछे वाली दीवार पे और आगे वाली दीवार पे हो जाए, है ना। दो फेस सेंटर्ड पे अगर लोग होते हैं, दो फेस सेंटर्ड ऊपर और नीचे, ठीक है, तो हम इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो मैंने पहला क्लासिफिकेशन बता दिया, समझा दिया, है ना, कि यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन प्रिमिटिविटी के आधार पे होता है, प्रिमिटिव और क्या, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कितने तरह के होते हैं, सिर्फ एक, सिंपल। और नॉन प्रिमिटिव कितने तरह के होते हैं, तीन, है ना, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और क्या, एंड सेंटर्ड, ठीक है। अब आइए हम लोग क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं डायमेंशन के आधार पर। आइए यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग डायमेंशन के आधार पे करते हैं, ठीक है, वन डायमेंशन। तो पहली चीज इसको मिटाया जाए,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायमेंशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसा हो जाएगा। पहला, वन डायमेंशनल यूनिट सेल, वन डायमेंशनल यूनिट सेल, ये क्या होगा समझा जाए। जब भी एटम्स अगल बगल अरेंज्ड होंगे, एक है, दो है, एक डायमेंशन मतलब एक ही एक्सिस पे अरेंज्ड होंगे, इस तरह से अरेंज्ड होंगे, तो हम कहेंगे ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है और इसका ये यूनिट सेल हो जाएगा। यूनिट सेल का मतलब हो गया कि ये वो पैटर्न है ना, ये वो पैटर्न है, ऐसे ये और ये मिलाकर पैटर्न है जिसको बार 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 अगर आप रखते चले जाएंगे तो ये यूनिट सेल मिलेगा, क्योंकि अगर आप फिर ऐसा ही यहां भी ड्रॉ करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आधा ये आधा रहेगा, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, आधा रहेगा। तो ये आपका वन डायमेंशनल यूनिट सेल कहलाता है, इसको ए लिखते हैं, ठीक है, ये जितना मैंने ब्लैक पोर्शन किया हुआ है ये वन डायमेंशनल यूनिट सेल कहलाएगा। देखिए अब अगली चीज क्या, टू डायमेंशनल यूनिट सेल, टू डायमेंशनल यूनिट सेल भी पढ़ा जाए। वन डायमेंशनल यूनिट सेल सिर्फ एक ही तरह का होगा, यही, ठीक है, वन डायमेंशन का मतलब ही हो गया कि एक सीधी एक एक्सिस पे हो, सीधी रेखा में हो, ठीक है। टू डायमेंशनल यूनिट सेल, टू डायमेंशनल यूनिट सेल ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे तरह के होंगे। पहला, अगर एटम्स इस तरह से अरेंज, देखिए पहला एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं वो थोड़ा डिटेल दे रहा हूं, अब वो ढेर सारे लोग ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है, अगली बार से सिर्फ हम डायरेक्ट यूनिट सेल बनाएंगे। अगर इस तरह से लोग अरेंज्ड हैं, इस तरह से लोग अरेंज्ड हैं कि लोगों को जोड़ने पर अगर स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा यूनिट सेल के अंदर बस इतने लोग हैं जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, एक ये, दो, तीन, चार, ठीक है ना, इतने लोग हैं, ठीक है, इसको यूनिट सेल कहते हैं। तो अगर कोई यूनिट सेल ऐसा हो, एक, दो, तीन, चार, यानी इनका ए ये है, बी ये है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये गामा है, ठीक है, ए और बी के एंगल को गामा कहते हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी बराबर हो जाए और गामा 90 हो जाए तो इस यूनिट सेल को हम लोग, ये पहला यूनिट सेल बता रहा हूं मैं टू डायमेंशन का, क्या कहेंगे, स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है, स्क्वायर यूनिट सेल। अगली चीज क्या, स्क्वायर यूनिट सेल के अलावा और कौन से यूनिट सेल हो सकते हैं, अगर यूनिट सेल ऐसा हो जाए, मतलब क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी की लंबाई क्या हो, सेम ना हो, और गामा जो है वो 90 हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तीसरा यूनिट सेल क्या हो जाएगा टू डायमेंशनल, अगर ऐसा यूनिट सेल हो जाए, ऐसा ऐसा यूनिट सेल हो जाए, ये मतलब क्या, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर है, ये ए और ये बी लेंथ क्या है, बराबर है, लेकिन क्या क्या गड़बड़ है यहाँ पे, गामा जो है वो 90 नहीं है, ठीक है, यानी ये जो गामा है ये 90 नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं रोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है, रोम्बिक यूनिट सेल कहा जाता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड रोम्बिक यूनिट सेल। अगली चीज क्या, चौथी चीज, अगर यही चीज ऐसे हो जाए, क्या, कि दो एटम्स अरेंज्ड हैं ऐसे, यानी A इज नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90, ये गामा जो है ये तो A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, A और B बराबर नहीं है और गामा भी 90 नहीं है, तब हम इसको पैरेललोग्राम यूनिट सेल कहेंगे, पैरेललोग्राम यूनिट सेल कहा जाएगा, यूनिट सेल कहा जाता है। और लास्टली हम लोग यहाँ पर हेक्सागोनल यूनिट सेल देखेंगे, ठीक है, एक और यूनिट सेल होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल, यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल की खास बात क्या होती है, ऐसे लिखते हैं, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे ही डॉटेड लाइन से, ऐसे ही मैंने जोड़ा है ताकि एक दिखाई पड़े कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, तो याद रखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल में ए और बी दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होती है, नो डाउट, रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स बराबर होंगे, लेकिन इनके बीच का जो गामा है, ये गामा जो है 120 होता है, ठीक है, 120 होता है। तो अगर A इज इक्वल टू बी एंड गामा इज 90 डिग्री, देन टू डायमेंशनल यूनिट सेल
इज कॉल्ड व्हाट, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो बड़ा ही साफ सुथरा हम लोगों ने बातचीत की है यहाँ पर कि एक एक वन डायमेंशनल यूनिट सेल यहाँ पे मैंने बताया आपको। ठीक है, और टू डायमेंशनल यूनिट सेल 5 तरह के होते हैं। स्क्वायर यूनिट सेल जिसमें ए बी बराबर हो, गामा 90 हो, एक कट जाए ये वाला तो उसको हम रेक्टेंगुलर यूनिट सेल कहते हैं। ये ना कटे ये कट जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, रोम्बिक कहते हैं। दोनों कैंसिल कर देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम यूनिट सेल कहेंगे। और हेक्सागोनल यूनिट सेल अपने आप में एक स्पेशल केस है जहां ए इज इक्वल टू बी होता है और गामा कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, आइए थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल्स पढ़ते हैं। थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल में ना आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। ठीक है ना, क्रिस्टल्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने एक लाइन डिजाइन की है ताकि आप याद रख सके इसे, है ना। आप लिख सकते हैं सी टी और मारी तो रिस्क है, रिस्क है ना। एक नेगेटिव स्टेटमेंट है लेकिन इससे आपको याद रहेंगी चीजें। सी मीन्स क्यूबिक, टी मीन्स टेट्रागोनल। बल्कि आप ना, चलिए तो सी टी तो हिंदी में हो गया, इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और मारी तो और मतलब ना ओ, ओ से कर लेंगे। और ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। एम से, है ना, मारी एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। आर से रोम्बोहेड्रल और एच से हेक्सागोनल। ठीक है ना, हेक्सागोनल। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। ठीक, क्यूबिक किसे कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं जिसका A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। मतलब क्या, ए बी और सी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम हो। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम हो और सब एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हो, सब 90 हो, तो इसको हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अच्छा, टेट्रागोनल मैंने क्यों कहा कि इसके बाद ही आना, याद होना चाहिए, क्योंकि टेट्रागोनल में हम कुछ नया नहीं करेंगे, लिखेंगे यही a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। बस एक को काट देंगे, यानी, है ना, देख रहे हैं आप, है ना, इससे एक कट जाएगा, यानी a और b बराबर होंगे। जैसे जूते का डब्बा जो होता है वो टेट्रागोनल होता है, लेंथ ब्रेड्थ तो बराबर होगा, हाइट अलग हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यही मैं उस समय सिखा रहा था। प्रिमिटिव में अगर इसके कोनों पे लोग होंगे तो कहेंगे सिंपल क्यूबिक, इसके कोनों पे लोग होंगे तो क्या कहेंगे, सिंपल टेट्रागोनल। समझ में आ रही बात। इसलिए प्रिमिटिव में सिर्फ सिंपल यूज करते हैं, जबकि बॉडी सेंटर का मतलब सिर्फ बॉडी सेंटर क्यूबिक नहीं होता है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल भी हो सकता है। अगर इसके सारे कोने पे एटम हो और एक बॉडी सेंटर पे हो तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसके सारे कोनों पे अगर एटम हो और बॉडी के सेंटर पे हो तो हम क्या कहेंगे, टेट्रागोनल, नहीं, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, पीसीटी कहेंगे फिर। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक किसे कहते हैं समझो। ऑर्थोरोम्बिक भी वही होगा, a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90। यहां पर दोनों को कैंसिल कर दीजिए, यानी a और b भी बराबर, a b और c कोई बराबर नहीं, यानी मिठाई का डब्बा ऐसा होता है। ठीक है, मिठाई के डब्बे का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। ठीक है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग हो जाएगा। इसको आप जो है देख रहे हैं आप, लेंथ a है, ब्रेड्थ b है, हाइट c है। ठीक है, तो जहां मिठाई का डब्बा जो होता है वो इस तरह का होता है, ऑर्थो रोम्बिक जैसा होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ये चीज तो कंटिन्यू रहेगी, a इज नॉट इक्वल टू b इज इक्वल नॉट इक्वल टू c, लेकिन एक फर्क होता है, अल्फा बीटा, अल्फा और गामा सेम होगा, विल नॉट बी इक्वल टू बीटा। ठीक है, विल नॉट बी इक्वल टू बीटा। तो उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोर्स में सिर्फ क्यूबिक है और हेक्सागोनल है।
ठीक है, कोर्स में सिर्फ यही दोनों हो जाएंगे। ऐसे ही ट्राइक्लिनिक किसे कहेंगे, जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो एक पैटर्न है, एक भी नहीं कटा है, एक कट गया, दो कट गया, तीन कट गया, चारों कट गए। ठीक है, इससे सीक्वेंस याद रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइक्लिनिक, तो आप लिख सकते हैं कि सीटी और मारी तो रिस्क है, टी मींस ट्राइक्लिनिक, तो सी मींस कोई नहीं कटा, टी मींस एक कटेगा, ऑर्थोरोम्बिक मींस दो कटेगा, मोनोक्लिनिक मतलब तीन कट जाएगा, और ट्राइक्लिनिक मतलब क्या, चार कट जाएगा। तब एग्जाम में भी जो है जो कंडीशंस है वो याद कर ले जाएंगे। ठीक है, रोम्बोहेड्रल का जहां तक सवाल है, रोम्बोहेड्रल के साथ बिल्कुल आप लौट के फिर ये साइक्लिक हो, सब कट गया, वापस आइए, यहाँ पे आइए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90, ऐसा। ठीक है, रोम्बोहेड्रल क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रोम्बोहेड्रल का डायमेंशन हो गया। हेक्सागोनल यूनिट सेल अपने आप में अलग होते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल का मतलब है ना हेक्सागन बनना, उस हेक्सागन के ऊपर फिर एक हेक्सागन बन जाएगा, ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा। यहाँ एटम्स होते हैं। ठीक है, दिस इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल की खास बात क्या होती है कि लेंथ और ब्रेड्थ ए और बी ये तो बराबर होंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन से बना होता है। रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम हो रहा है, हाँ हाइट जरूर अलग हो जाएगी, सी अलग होगा। तो हेक्सागोनल के लिए क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी लिख सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये सी है, अगर ये सी है, मान लीजिए सी है, तो ए और सी के बीच का एंगल 90 है। ए और सी के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, बीटा, बीटा 90 है। सी और बी के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, सी और बी के बीच के एंगल को कहेंगे अल्फा, ये भी 90 है। और ए और बी के बीच के एंगल को कहेंगे गामा, गामा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जो होता है उसके आपको यहां पे मैं लिख दूं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, उसको आपको पूरी तरह से समझा दिया। ठीक है ना, पूरी तरह से समझा दिया। हाँ, अब मजे की बात क्या है कि इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव देखा जा सकता है। जैसे क्यूबिक जो है वो तीन ही होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, तीन। टेट्रागोनल सिर्फ दो होते हैं, सिंपल और क्या, बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक क्या होते हैं, चार, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक सिर्फ दो होते हैं, कौन से, सिंपल और एंड सेंटर्ड। ठीक है, ट्राइक्लिनिक सिर्फ सिंपल होता है, रोम्बोहेड्रल सिर्फ सिंपल होता है, और हेक्सागोनल सिर्फ सिंपल होता है। तो ये 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 12 13 और ये 14, ये 14 लैटिस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि सर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल 7 लोग हैं। ठीक है, 7 यूनिट सेल होते हैं, और हर यूनिट सेल जो है ना, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, 4 तरीके, यानी 7 इंटू 4 28 तरह के यूनिट सेल हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, पर हम मैथ्स नहीं है ये कि हम पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे वो पढ़ते हैं जो एग्जिस्ट करता है। ये 2800 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 4 9 10 11 12 13 14, इन 14 लैटिस को, इन 14 लैटिसेस जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। देखिए, केमिस्ट्री में पॉसिबिलिटीज नहीं पढ़ते, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है हम उसको पढ़ते हैं। नेचर में ये सिर्फ 14 लैटिसेस ही एग्जिस्ट करते हैं, और इन 14 लैटिसेस को हम लोग एक नए नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं, ब्रावियास लैटिस। ठीक है, ब्रावियास लैटिस कहा जाता है। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको सारे यूनिट सेल्स के बारे में बता दिया। 1 डायमेंशनल यूनिट सेल किसे कहते हैं, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल कैसे कहते हैं, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल किसे कहते हैं, और प्रिमिटिव कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव किसे कहते हैं, और ब्रावियास लैटिस के बारे में पढ़ा है। अब मैं मुद्दे पे आइए, लेट्स बिकम मोर कंसंट्रेटेड।
आपके कोर्स में सिवाय इसके डिटेल के और कुछ भी नहीं है। टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल नहीं है आपके कोर्स में। तो आपको बेसिकली क्यूबिक पढ़ना है, जो कि 3 तरह के होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ना है, जो कि सिर्फ एक तरह का होता है। कौन सा? सिंपल हेक्सागोन होता है। तो आपके कोर्स में सिर्फ 4 तरह के यूनिट सेल है। हेक्सागोन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग क्यूबिक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल्स के पढ़ने के पहले मैं आपको 21 बातें बताऊंगा एक क्यूब के बारे में, जो आपने पहले कभी नहीं सोची होंगी इस तरह से। उसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपको सॉलिड स्टेट समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए एक क्यूब को समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्यूब, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्यूब। पहली चीज, एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पहली चीज मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि जो व्यूअर्स बैठे हैं और इसको देख रहे हैं वो एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। लगभग 20-21 बातें बताऊंगा, और इन 20-21 बातों को समझने के बाद आपके लिए क्यूबिक यूनिट सेल समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए हम लोग एक प्राइमरी फाउंडेशन लेकर रहे हैं कि आगे हमको यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल समझ में आए। ठीक है, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फेसेस हैं, तो क्या जवाब होगा आपका? आप दे सकते हैं जवाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 फेसेस है, 4 ऊपर, एजेस सॉरी, मैं कुछ और बोल बैठा। कितने एजेस अगर मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? 12 एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। तीसरी बात, कितने फेसेस हो जाएंगे? तो आप कह सकते हैं एक छत, एक जमीन, 2 फेस और 4 दीवारें। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 6 फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। चौथी बात, अगर मैं पूछूं कि एक कोने से कितने किनारे पास करते हैं, तो देखिए जब भी एक क्यूबिक यूनिट सेल को हम स्टडी करते हैं, हम उसको अकेले नहीं मानते, हम मानते हैं कि इसके अगल बगल भी यूनिट सेल है, इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके कहा नीचे भी यूनिट सेल मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि एक किनारे से कितने एजेस पास करते हैं, तो आप में से बहुत लोग अगर नहीं जानते होंगे तो बोलेंगे 3 सर, 1 2 3, है ना? नहीं, आंसर 6 है ना? आप इधर भी जोड़ सकते हैं, ये इस कोने से ये सारे किनारे पास करते हैं। ठीक है ना? ये भी एक किनारा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि 6 एजेस पास थ्रू अ कॉर्नर। ठीक है, थ्रू अ कॉर्नर, एक कॉर्नर से 6 एजेस पास करते हैं, कुछ इस तरह से। अगर एक कोना है तो ऐसे 4 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, 6 एजेस पास करेंगे। ठीक है, सातवीं बात, चौथी बात नहीं, पांचवी बात, अगर मैं पूछूं कि एक एज को कितने फेसेस टच करते हैं, एन एज एन एज इज कॉमन टू हाउ मेनी फेसेस? ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक एक किनारा जो है वो कितने फेस में कॉमन होगा। मैं ऐसे भी समझाऊंगा, मैं फिर ड्रॉ भी करूंगा। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एक किनारा ले लें। ठीक है, इस किनारे को, एक तो ये फेस टच कर रहा है, इस फेस का ये ऊपर वाला किनारा है, इस छत का भी ये किनारा है, ऐसे ही एक फेस आगे होगा। मैंने कहा यूनिट सेल को अकेले मत देखिए, ये तो मैंने एक लैटिस में से एक पार्ट निकाल लिया है। अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं तो आपको पूरा इसको समझना होगा। ठीक है, तो ये एक एज है, इसको एक ये फेस टच कर रहा है, दूसरा ये फेस टच कर रहा है, तीसरा एक आगे भी होगा जो छज्जे की तरह निकला होगा। ठीक है, एक वो फेस टच कर रहा होगा, और एक ऐसे ऊपर वाले फेस का ये नीचे वाला एज होगा। तो मैं कह सकता हूं एज इज कॉमन टू 4 फेसेस। ठीक है,
एक एज जो है वो 4 फेस में कॉमन होता है। एक ये फेस हो गया, इस एज का एक ये भी फेस हो जाएगा, इस एज का ये नीचे वाला फेस हो जाएगा, इस एज का ये ऊपर वाला फेस हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर वाला फेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक एज जो है वो 4 फेसेस उसको क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, छठी बात, a corner is a corner is common to a corner is common to how many faces? क्वेश्चन है कि एक कोना कितने फेस में कॉमन होता है। काफी जटिल क्वेश्चन है, पूछ दिया मैंने कि एक कोना है, ये कोना है, इसको कितने फेस टच करते हैं। ठीक है, तो दिख तो तीन ही रहे, एक है, एक छत है, एक ये वाली दीवार है, पर एक्चुअली बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले दीवारों को देखिए, एक तो ये दीवार है पीछे वाली, एक, ये दो, इस वाली दीवार का भी एक कोना है, एक जो सामने की तरफ निकली वाली दीवार है उसका भी कोना है, तीन, एक ये जो इधर वाली दीवार है इसका भी ये कोना है, चार। तो चार चार दीवारें ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं जहां पर उनका ये ऊपर वाला कोना हो गया। ठीक है, ये चार दीवारें एक, दो, तीन, चार, ये चार। ठीक है, एक, दो, तीन और ये चार, चार दीवारों का ये ऊपर वाला कोना। फिर इसके ऊपर चार छत है, एक छत, दूसरी छत, तीसरी छत, चौथी छत, चार छतों का भी यही कोना है कॉमन। ठीक है, तो चार दीवारों का ये ऊपर वाला कोना, चार छतों का बीच वाला कोना, और उसके ऊपर जो चार दीवारें, एक, दो, तीन, चार, उसके ऊपर जो चार दीवारें हैं उनका ये नीचे वाला कोना है। यानी एक कोना 12 फेसेस में कॉमन होता है। मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। एक कोना है ये, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, तो चार फेस हो गए। ठीक है, फिर चार छत ले लो, एक छत, दूसरी छत, तीसरी छत, चौथी छत, चार छतें हो गई। ठीक है ना, चार छत हो गई, तो चार दीवारों का ये ऊपर वाला कोना, चार छतों का ये बीच वाला कोना, और उसके ऊपर चार दीवारों का ये नीचे वाला कोना। यानी एक कोने को, ये ऊपर जो एक छत, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार पीछे चली गई, एक दीवार यहां चली आई, एक दीवार आगे की तरफ चली आई। ठीक है, अगर मैं इसको मिटाऊं तो इसको मेरे को मिटाना चाहिए, ये मिटा देने से एक अच्छा 3 डायमेंशनल व्यू मिलने लगेगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो एक 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 कोना जो है वो लगभग 12 फेसेस में कॉमन होता है। फिर से बताऊं, कोना 12 फेसेस में कैसे कॉमन होता है। चार दीवारों का ये ऊपर वाला कोना, उसके ऊपर चार छतों का ये बीच वाला कोना, और उस छत के ऊपर जो चार दीवारें होंगी उनका वो क्या होगा, नीचे वाला कोना हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सीखा अ कॉर्नर इज कॉमन टू ना 12 फेसेस, 12 फेसेस। तो 6 बातें हमने यहां सीख ली। ठीक है, अच्छा, अब एक कोना कितने क्यूब में कॉमन होगा। ठीक है, इसको समझा जाए, एक एज कितने क्यूब में कॉमन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सातवीं बात क्या, अगर मैं पूछूं सातवीं बात कि एक कोना कितने क्यूब में कॉमन होगा, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं इन्हीं को क्यूब बना दीजिए ऐसे, एक क्यूब, पीछे वाला क्यूब, ऊपर वाला क्यूब, पीछे वाला क्यूब। दिख रहा है आपको? ठीक है ना, आप इसको मिटाते चले जाइए। ठीक है, ये एक कोना है, ये जो कोना है हमारा, ठीक है, ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे एक क्यूब आ जाएगा, एक ऊपर क्यूब आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे एक पीछे क्यूब आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे ये जो कोना था अंदर की तरफ हमारा, ठीक है, ये इसको टोटल 8 क्यूब का ये कॉमन कोना होगा। ठीक है, जैसे ये जो कोना है, ये जो कोना है, ये इस क्यूब का भी कोना है, इसके बगल वाले क्यूब का भी कोना है, इधर वाले क्यूब का भी यही कोना है, इधर वाले, तो 4 क्यूब नीचे, उसका ऊपर वाला कोना है, और उनके ऊपर जो 4 क्यूब रखेंगे उनका क्या हो जाएगा, नीचे वाला कोना हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कॉर्नर इज कॉमन टू 8 क्यूब्स। ठीक है,
एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होता है, ठीक है। एक एज कितने क्यूब में कॉमन होता है? तो आप देख सकते हैं अगर ये एक एज है तो ये 4 क्यूब में कॉमन हो जाएगा, ऐसे देखिए, ऐसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ठीक है, 4 क्यूब। यानी एक एज जो है वो 4 क्यूब्स में कॉमन होता है, ठीक है ना। अगर अगर ये एक एज है तो ये इस क्यूब एज है, बगल वाले का भी है, इसके ऊपर वाले का नीचे वाला एज है, उसके बगल वाले का भी नीचे वाला एज, ठीक है। तो एक एज साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं इसको मिटा दूं तो और अच्छी पिक्चर, या आप इसको डॉटेड कर लीजिए, ये पीछे है, ठीक है, ये सब पीछे है, डॉटेड है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि एक कोना, एक एज जो है वो 4 क्यूब में कॉमन है। अ एज इज कॉमन टू 4 क्यूब्स, ठीक है। एक एज जो है वो 4 क्यूब में कॉमन होता है। अगर मैं पूछ बैठूं एक फेस, फेस इज कॉमन टू हाउ मेनी क्यूब्स, तो क्या जवाब होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल है। अगर एक फेस है तो वो 2 क्यूब में कॉमन होगा, एक क्यूब की वो छत हो जाएगा और दूसरे क्यूब का वो जमीन हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेस है ये 2 क्यूब्स में क्या है, कॉमन है, 2 क्यूब्स में कॉमन है। और एज इज कॉमन टू 2 क्यूब्स। 10वीं बात, अ क्यूब कैन बी सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्यूब्स? अ क्यूब इज सराउंडेड बाय डैश क्यूब्स। एक क्यूब को पूरी तरह से ढकने में कितने क्यूब लगेंगे? बड़ा इजी है। अगर ये एक क्यूब है, मैं इसको छिपाना चाहता हूं, तो मुझे एक क्यूब यहां से लगाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्यूब लगाते हैं, ये पूरी तरह से ढक जाएगा, ठीक है। मैं कह सकता हूं क्यूब इज सराउंडेड बाय 6 क्यूब, ठीक है, 6 क्यूब। अब आगे की बातचीत और इजी हो जाएगी। क्या? अगर अगर एक कोने कोने को 8 क्यूब टच करते हैं, तो इसका मतलब अगर एक कोना है, इसको 8 क्यूब टच कर रहे हैं, तो इस कोने पे रखा एटम आठों क्यूब में बराबर बट जाएगा, ठीक है, बराबर बट जाएगा। तो एक किसी हिस्से में अगर एक क्यूब आप निकाल लीजिए तो उसके हिस्से में 1/8 पार्ट आएगा। यानी आप कह सकते हैं कुछ ऐसा है ना, अगर अगर ये कोने, ये एक क्यूब है, जो इस ये पीछे वाला क्यूब है, अगर इस पीछे वाले क्यूब को मैं निकाल लूं तो, है ना, या इसके ये पीछे वाले क्यूब को मैं निकाल लूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कि एक एटम का ये 1/8 पार्ट ही इसके अंदर आएगा, बाकी सारा इसके बाहर होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एन एटम एट कॉर्नर contributes contributes 1/8 टू द यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल का कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8, ठीक है, 1/8वां भाग ही कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी चीज, तो कोने पे रखा एटम का 1/8वां भाग ही क्यूब के अंदर होता है, ठीक है। एक बात सीखा। अब अगर एज पे एक एटम रख दिया जाए तो उसका कितना भाग आएगा? तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर एज पर एक एटम रख दूं, तो वो एज सेंटर पे रख दूं, तो वो 1 2 3 4 4 क्यूब्स में बराबर बट जाएगा। यानी किसी एक क्यूब के हिस्से में उसका 1/4 भाग आएगा। अगर एक क्यूब है ये, तो उसका सिर्फ 1/4 पार्ट यहाँ आएगा। तो मैं कह सकता हूं एन एटम एट एज सेंटर contributes 1/4 टू द यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि एक एक एज पे रखा हुआ एटम, आप देख सकते हैं यहां पर, इस एज पे रखा हुआ एटम 4 क्यूब्स में बराबर बट रहा है। यानी एक क्यूब को अगर आप इसमें से सरका के निकाल लीजिए तो उसके हिस्से में 1/4 एटम आएगा, ठीक है। अब 13वीं बात, ठीक है, इतनी बातें तो हो गई। अब आगे की बात, अगर मैं किसी क्यूब के फेस के ऑपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ता हूं तो इसको हम लोग फेस डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना, फेस डायगोनल कहते हैं, कॉल्ड फेस डायगोनल।
यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे ये समझ में आया कि कैसे 8 क्यूब है, 12 फेस कैसे होते हैं, एक कोना को 12 फेस कैसे टच करते हैं? वेरी गुड, वो सबसे कठिन होता है जो बच्चों को नहीं समझ में आता। तुम समझ गए। बस 10 मिनट और खत्म है। 13 है ना, 21 तक पहुंचेंगे, खत्म हो जाएगा। चौदहवीं बात क्या हो जाएगी, फेस डायगोनल का लेंथ क्या होगा, ठीक है ना? फेस डायगोनल का लेंथ क्या होगा आप निकाल सकते हैं। एक फेस डायगोनल का लेंथ निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर ये एक यूनिट सेल है, बल्कि इसको आप थ्री डायमेंशनली, ये जो पीछे वाली लाइन जो नहीं दिख रही उसको हटा दीजिए, ठीक है, ऐसा है। अब आप इसको आप फेस डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना? फेस डायगोनल कहते हैं, बल्कि आप इसको भी हटा सकते हैं। ये लेंथ ए है, ये 90 है, और ये भी ए है, ठीक है, ए है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये x है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू रूट 2a। तो मैं कह सकता हूं कि, है ना, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इज रूट 2a, ठीक है? फेस डायगोनल की लेंथ रूट 2a होती है। 15वीं बात, कितने फेस डायगोनल होंगे एक क्यूब के अंदर? तो आपको मालूम है एक फेस पर दो फेस डायगोनल है, एक दो, ठीक है, एक फेस पर दो फेस डायगोनल है, 3 4 5 6, तो टोटल 6 फेसेस हैं, ठीक है, टोटल 6 फेस, 4 दीवार और 2 छत एक जमीन, हर फेस पर दो डायगोनल हैं। तो कितने फेस हैं? 6, यानी कितने फेस डायगोनल हो जाएंगे? 12, ठीक है। तो 15वीं चीज क्या हो जाएगी, देयर आर 12 face diagonals in a unit cell, diagonals in a unit cell, ठीक है, यूनिट सेल। मैं लिख इस दे रहा हूं ताकि जो लोग व्यूवर्स देख रहे हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। 16th बात क्या, जब भी दो फेस डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं इधर इधर एक क्यूब है ऑफ कोर्स, ठीक है, दो फेस डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग फेस सेंटर कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड फेस सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of two face diagonal, two face diagonal, दो फेस डायगोनल्स के इंटरसेक्शन को हम लोग फेस सेंटर कहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, दो फेस डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग, है ना, फेस सेंटर कहते हैं। और 17वीं बात यही है क्या, ठीक है, 17वीं बात यही है कि फेस डायगोनल पे अगर कोई एटम आपने रख दिया, सॉरी, फेस सेंटर पे अगर आप कोई एटम रख देंगे, ठीक है, तो आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे कि कोने पे रखा हुआ एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8। एज सेंटर, कोने पे रखा 1/8, एज सेंटर पे रखा कितना, 1/4। लेकिन फेस सेंटर पे रखा हुआ एटम सिर्फ हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक फेस दो क्यूब में कॉमन होता है, एक ये क्यूब और एक इसके जो सामने वाला क्यूब होगा। तो अगर एक फेस दो क्यूब में कॉमन होता है, ठीक है, तो उस पे फेस सेंटर पे रखा एटम भी दो क्यूब में बट जाएगा, यानी एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक एटम फेस सेंटर पे है तो वो हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। एनी एटम एट फेस सेंटर contributes half to the unit cell, ठीक है, हाफ टू द यूनिट सेल, आधा कंट्रीब्यूट करता है। 18वीं बात, अब फेस सेंटर की तो बात हो गई, ठीक है ना, आखिरी बात हमें बॉडी डायगोनल की करनी है। बच्चों, जब भी आप किसी क्यूबिक क्यूब का
दो ऑपोजिट कॉर्नर्स जोड़ते हैं, ऐसे ऑपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल कहा जाता है। मैं फिर बताऊं, लाइन ज्वाइनिंग ऑपोजिट, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड, ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो आप इसको बॉडी डायगोनल कहते हैं। अगर आप बॉडी डायगोनल की बात करिए तो आपको पता चलेगा कि एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होंगे। वजह है इसकी, एक बॉडी डायगोनल बनता कैसे है, देखिए बॉडी डायगोनल कहते किसे हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है कि ऑपोजिट कॉर्नर्स, इस और इस दो कॉर्नर्स को जोड़ दिया जाए अगर एक लाइन से, तो आप इसे क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल कहेंगे। अब एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले से जोड़ा जा रहा है, तो कितने बॉडी डायगोनल्स हो सकते हैं, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वालों से जोड़ सकते हैं, यानी 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। 1 2, उधर ऊपर वाला इधर का नीचे वाला 3, और इधर का ऊपर वाला और इधर का नीचे वाला क्या, 4, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 19वीं बात क्या कह सकता हूं, देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। अब अगली बात क्या, बॉडी डायगोनल की लेंथ कैसे निकाली जाए, आइए निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको एक यूनिट सेल कंसीडर करिए, तो हमें मालूम है, ठीक है, हमें ये बात पहले से मालूम है, ये ए है, ये ए है, तो ये लाइन जो है वो फेस डायगोनल कहलाएगी। फेस डायगोनल की लेंथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली, कितनी हो जाएगी, √2a, ठीक है, √2a हो गया। अब ये √2a और ये ए यानी ये 90, ये 90, यानी ये जो आएगा लाइन, ये बॉडी डायगोनल है, ये ए है, ये √2a है, ये 90 है, इसको x मान लीजिए। क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, x² इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x² इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x² इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, x इज इक्वल टू √3a। तो आज मुझे समझ में आया क्या, कि फेस डायगोनल, सॉरी आप कह सकते हैं द लेंथ ऑफ अ बॉडी diagonal is √3a, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी। 21वीं और आखिरी बात क्या, ठीक है, आखिरी बात यह है कि अगर, आखिरी नहीं सेकेंड लास्ट बात हो जाएगी, अगर आप ऐसे कई बॉडी डायगोनल्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक बॉडी डायगोनल है ना, मैं किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूं, मान लीजिए ये एक बॉडी डायगोनल, इधर का ऊपर उधर नीचे, ठीक है, फिर उधर का ऊपर इधर नीचे, किसी भी दो बॉडी डायगोनल्स जहां का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको आप बॉडी सेंटर कहते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर एग्जैक्टली ये पोजीशन होती है क्या, इस क्यूब का बॉडी सेंटर कहां होगा, ये बीच का पार्ट जहां पर ये बॉडी डायगोनल और वो बॉडी डायगोनल यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल क्यूब का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको आप बॉडी डायगोनल कहते हैं, पर उसकी बॉडी सेंटर कहते हैं। उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन हो जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू बॉडी डायगोनल्स is called body center, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू बॉडी डायगोनल्स इज कॉल्ड क्या, बॉडी सेंटर, ये एक बॉडी सेंटर हो गया। और आखिरी बात जो हम लोगों को आज जाननी थी क्या, कि अगर आप एक बॉडी डायगोनल पर बॉडी सेंटर पर, यहां बॉडी सेंटर पर कुछ भी रख देंगे तो वो पूरा इस क्यूब के अंदर होगा। अगर मैं इसके अंदर बीच में इसके बॉडी सेंटर पे कोई एटम रख देता हूं तो वो ठीक इस क्यूब के अंदर होगा, वो किसी और क्यूब से शेयर्ड नहीं होगा, ठीक है। और चूंकि वो किसी और से शेयर्ड नहीं होगा
तो पूरा पूरा उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं 22वीं बात क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं क्या कि एनी एटम एट बॉडी सेंटर, एनी एटम एट center of a unit cell, body center of an unit cell contributes 1 to the unit cell. So ladies and gentlemen, आज हम लोगों ने है ना इस लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल में बातचीत की कि लैटिस किसे कहते हैं। लैटिस का सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा लैटिस मिल जाए उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल की बातचीत की, मैंने बताया लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं। हम लोगों ने यूनिट सेल्स का पूरा क्लासिफिकेशन देखा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में भी हम लोगों ने देखा कि मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, पूरी डिटेल में बातचीत की। और लास्टली मैंने कहा कि हमारे कोर्स में क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं और हेक्सागोनल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्यूब के बारे में 22 बातें जानी है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में 22 चीजें सीखी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं तो हम लोग यूनिट सेल्स की डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।